हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धचालक भौतिकी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? अर्धचालक भौतिकी है, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धचालक भौतिकी, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 14, जिसमें हम लोग अर्धचालक भौतिकी पढ़ने वाले हैं और ये 160 की आपकी क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, ठीक ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या? ठोस, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। आप लोग ठोस के बारे में पढ़ ही चुके होंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है? ठोस, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से और पूरा बेसिक से एकदम ये चैप्टर आज की क्लास में पूरा 1 शॉट में खत्म होने वाले हैं आपके, ठीक ना। चले तो शुरू करते हैं। अब ये जानते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब इसके बाद क्या है? हमारा अगला टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो हमने क्या बताया कि वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक ना, ठीक है। ये सब चीजें क्या हैं? ठोस में आती हैं। तो अब जो मुख्य टॉपिक है अर्धचालक भौतिकी की तरफ चलते हैं। तो पहला है ठोसों में ऊर्जा बैंड। पहला क्या है? ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो समझते हैं कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठीक है। चले, आपको पता होगा ठोस में उसके प्रॉपर परमाणु ना, ठोस में उसके कोई भी ठोस है प्रॉपर किसी विशेष तत्व के कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी ठोस है, ठीक है, किसी भी तत्व के परमाणुओं से मिलकर बना, अधिक क्या है? कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए होता क्या है कि ठोसों का, देखिए परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु में क्या आता है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और अब देखिए हमने कहा कि ठोस में, जो ठोस होता है किसी विशेष तत्व के कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे सोना की बात कर लें, सोना एक ठोस होता है। अब सोना जो है, सोना का जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, वो सोने के कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और इसके परस्पर दो परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। जैसे अब सोने का अगर दूसरा परमाणु ले लें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होगा। इसकी ये चारों ओर जो कक्षाएं हैं इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ कोष क्या करते हैं? एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसकी कुछ कक्षाएं क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। जो परमाणु है, परमाणु की कुछ कक्षाएं ना, अलग अलग जो परमाणु है उसकी कुछ कक्षाएं एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे पर चढ़ी होती हैं, ठीक है। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? अलग अलग ऊर्जाओं वाले कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए जो ये पट्टिका ओवरलैप कर रही है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक के करीब होगा, जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के नाभिक के करीब होगा वो नाभिक के आकर्षण बल से बंधा होगा। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी समीप होता है, नाभिक के काफी समीप वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो नाभिक के आकर्षण बल से दृढ़ता से बंधे होते हैं। जबकि इससे जितना दूर जाएंगे, भाई नाभिक के समीप से जितना दूर जितने बाहर वाली कक्षा की तरफ चलेंगे तो नाभिक का उसके तरफ आकर्षण बल कम होता जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई दूरी बढ़ेगी। आपको कूलाम के नियम से पढ़े थे कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी तो बल का मान उतना ही कम होगा। दो बिंदु आवेशों के बीच
अगर दूरी जितना ज्यादा होगी आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल का मान उतना कम होगा, और अगर बीच की दूरी जितना कम होगी आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का उतना मान अधिक होगा। क्लियर है? तो भाई सीधी सी बात, जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जाएंगे, एक तो धनावेश है दूसरा ऋणावेश ना, नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होकर क्या करते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, या मुक्त होकर चक्कर लगाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आए बस में इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चले अब इसके बाद हमारा टॉपिक है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बाद हम चलते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड हमारा टॉपिक है। तो ये समझते हैं ऊर्जा बैंड क्या था। हमने कहा जब दो परमाणु एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो इनमें ऊर्जा की कई पट्टियां प्राप्त होती हैं। ऊर्जा की कई पट्टियां प्राप्त होती हैं, ठीक ना। ऊर्जा की क्या प्राप्त होती हैं, कई पट्टी प्राप्त होती हैं। अब देखिए हमने कहा कि जो ओवरलैपिंग वाला सेक्शन दोनों में देख रहे होंगे, जो ओवरलैपिंग वाला सेक्शन देख रहे होंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। बोलो भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इसी में पाए जा रहे हैं। भाई देखिए ये जो ओवरलैपिंग वाला सेक्शन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसी में पाए जा रहे हैं, बात समझ पाना। लेकिन जैसे जैसे हम नाभिक की तरफ जाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? ऐसा नहीं कि इसके नाभिक के करीब वाली कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि नाभिक के करीब वाली कक्षाओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना। इलेक्ट्रॉन है जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। नाभिक के करीब वाली कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिस कारण वो मुक्त नहीं होते, ठीक ना। तो अब इन्हें पट्टिकाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। अब देखिए जो पट्टिका, देखिए परमाणु का जो भाग ओवरलैप कर रहा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है ना। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें अधिक होते हैं, और जो पट्टिका ओवरलैप, जो सेक्शन ओवरलैप नहीं कर रहा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। अर्थात कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनमें हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सभी को समझ में आ रहा है इतना? चले, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यानी यहां पर देखिए 3 पट्टिकाएं बन रही हैं। अब अच्छा ये देखिए इस पट्टिका, ये देखिए ये जो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पट्टिका, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है उस पट्टिका के बीच एक गैप होता है। एक क्या होता है, गैप होता है। ऊर्जाओं में अंतर होता है, ऊर्जाओं में अंतराल होता है। अब आपको पता होगा कि ये देखिए ये ऊर्जा स्तर है और एक ये ऊर्जा स्तर है कि नहीं है। तो ये ऊर्जा स्तर और इस ऊर्जा स्तर में ये प्रॉपर कुछ गैप होता है ना। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में अलग अलग ऊर्जा वाले स्तरों में, ठीक है, अलग अलग ऊर्जा स्तरों वाले कक्षकों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इन ऊर्जा स्तरों के बीच कुछ गैप होता है जिसे नोड कहा गया था। जो रिक्त स्थान, जब परमाणु की खोज की गई थी ना, तो आपको बताया गया था परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। केंद्रीय भाग इसका क्या होता है, सघन होता है ना। रदरफोर्ड ने बताया था परमाणु मॉडल में केंद्रीय भाग क्या होता है, सघन होता है। तो रिक्त वही जो रिक्त भाग है, जो रिक्त भाग है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ओवरऑल कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी कि वो जो रिक्त स्थान है जो ऊर्जा स्तरों को की सीमा को निर्धारित करता है। जो रिक्त स्थान है वो ऊर्जा स्तरों की सीमा को निर्धारित करता है। इस तरह से ठोसों को हम 3 पट्टिकाओं द्वारा, ठोसों की संरचना को 3 पट्टिकाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहली पट्टिका क्या है, वैलेंस बैंड, VALANCE, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक ना। बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड मतलब संयोजकता, संयोजकता बैंड, क्या
संयोजकता बैंड। बैलेंस बैंड मतलब पहली पट्टी को जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहली पट्टी को जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे बैलेंस बैंड कहते हैं ना। ठीक है, तो ये देखिए मतलब जो ऊर्जा वाली, तो सीधी सी बात कह सकते हैं, पहले ये समझते हैं कि ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं ना। ऊर्जा बैंड मतलब ठोसों में परमाणु एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और उनमें विभिन्न ऊर्जा वाली या अलग अलग ऊर्जा स्तरों वाली 3 पट्टियां पाई जाती है। उनमें अलग अलग ऊर्जा स्तर वाली कितनी पट्टियां? 3 पट्टियां पाई जाती हैं। 3 पट्टिकाएं, 3 प्रकार की पट्टिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड कहते हैं। और ऊर्जा बैंड मुख्यतः कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 चालन ऊर्जा बैंड यानी चालन बैंड, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड हम ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक ना। इस चैप्टर में ज्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज करने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला क्या है? चालन बैंड, इंग्लिश में कहते हैं कंडक्शन बैंड। और दूसरा है संयोजी ऊर्जा बैंड, यानी जिसको हमने कहा बैलेंस बैंड कहते हैं। VALANCE, बैलेंस बैंड। ठीक है, दूसरा क्या है? संयोजी बैंड, जिसको बैलेंस बैंड कहते हैं। और तीसरा है वर्जित ऊर्जा बैंड, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं। तीसरा क्या है? वर्जित ऊर्जा बैंड, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं। और वर्जित ऊर्जा अंतराल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फॉरबिडन एनर्जी गैप, FORBIDDEN, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब क्या होता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब ध्यान से सुनिएगा कि बैलेंस बैंड किसे कहते हैं, कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं और फॉरबिडन एनर्जी गैप किसे कहते हैं। सभी लोग अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और कलम कॉपी लेके बैठे रहेगा, नोट करते सभी लोग चलेगा, ठीक ना। मजा आए तो लाइक और शेयर भी करते चले, ठीक ना। चलिए, तो अब जानते हैं कि चालन बैंड किसे कहते हैं ना। वे ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। वे ऊर्जा बैंड जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं चालन बैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालन बैंड कहलाते हैं। नंबर 2 है संयोजी बैंड। संयोजी बैंड का मतलब वे ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे ऊर्जा बैंड जिसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे संयोजी बैंड कहते हैं। वे ऊर्जा बैंड जिसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे संयोजी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी बैंड कहते हैं, यानी बैलेंस बैंड कहते हैं। क्लियर है? बैलेंस बैंड मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कंडक्शन बैंड मतलब जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है वर्जित ऊर्जा बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखिए, हमने कहा कि ये वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है, ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एक ऊर्जा गैप होता है ना। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो ऊर्जा का गैप होता है, ऊर्जाओं का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। आए पसंद में? हमने क्या कहा? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो उम्मीद है सभी को चालन बैंड, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड या वर्जित ऊर्जा बैंड सभी को समझ में आ गया होगा। सभी को क्लियर है? बोलो भाई, कोई दिक्कत है किसी को? किसी को इतने में दिक्कत है? ठीक है, चले लिखते चले परिभाषा। ठीक है, चलिए परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, वे ऊर्जा बैंड, चलिए परिभाषा लिखते चलिए, परिभाषा लिखते चलिए। ठीक है, परिभाषा सभी लोग नोट कर लेंगे। चलो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, लिखते चलिए, लिख लीजिए। तो पहले ठोसों में ऊर्जा बैंड की परिभाषा लिखिए। ठोसों में उनके परमाणु एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठोसों में उनके परमाणु एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं,
जिस कारण उनके परमाणुओं में अलग अलग ऊर्जा स्तरों वाली विभिन्न प्रकार की पट्टियां पाई जाती हैं। जिस कारण इनके परमाणुओं में अलग अलग ऊर्जा स्तरों वाली विभिन्न प्रकार की पट्टिकाएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की अलग अलग ऊर्जा स्तरों वाली पट्टिकाएं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तरों वाली पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठोसों में ऊर्जा बैंड मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ये भी लिखिएगा, ऊर्जा बैंड मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ऊर्जा बैंड मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 बैलेंस बैंड। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 चालन बैंड। नंबर 1 क्या है? चालन बैंड। ठीक है, नंबर 1 चालन बैंड या चालन ऊर्जा बैंड। नंबर 2 संयोजी बैंड, जिसको बैलेंस बैंड कहते हैं। चालन बैंड थोड़ा सा कहने में ऑड लग रहा है, हम ज्यादातर कंडक्शन बैंड ही कहेंगे ना। ठीक है, नंबर 1 चालन बैंड, जिसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। नंबर 2 संयोजी बैंड, जिसको बैलेंस बैंड कहते हैं। नंबर 3 वर्जित ऊर्जा बैंड, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक ना, तो अब ये जानते हैं, नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिएगा, चालन ऊर्जा बैंड या चालन बैंड ना। नंबर 1 क्या है? चालन ऊर्जा बैंड। वे ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। वे ऊर्जा बैंड जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। दूसरा है वर्जित ऊर्जा संयोजी ऊर्जा बैंड यानी बैलेंस बैंड। वे ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे ऊर्जा बैंड जिसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे ऊर्जा बैंड जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें बैलेंस बैंड कहते हैं। वे ऊर्जा बैंड जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें बैलेंस बैंड कहते हैं। नंबर 3 है वर्जित ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा अंतराल। वह ऊर्जा बैंड, या सीधी सी बात कह सकते हैं, बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच, ये लिखिएगा, बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है? ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो ये जानते हैं कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना, आज की क्लास में हम इसकी बात पढ़ने वाले हैं ना, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो चलिए जानते हैं कि ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। ठीक ना, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक और नंबर 3 अर्धचालक। ठीक है, अब देखिए साथ साथ हम पढ़ाते चल रहे हैं आपको, आप लोग कलम कॉपी से नोट्स करते चलिएगा, फिगर वगैरह साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक ना, तो अब समझते हैं। पहली बात तो आपको पता होगा कि चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित होती है। वे पदार्थ जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित होती है, उन्हें चालक कहते हैं। लेकिन अब ऊर्जा बैंड के आधार पर इसका डेफिनेशन क्या होगा? चलिए, पहली बात देखिए, इसमें क्या होता है भाई, आपको पता है ना, ऊर्जा बैंड के आधार पर, ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, तो
अब देखिए इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये जानते हैं कि चालक किसे कहते हैं। हमने कहा चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई, चालक कहते हैं, ठीक है। अब ये जानते हैं कि चालक में ऊर्जा बैंड क्या होता है, ये चालक, ठीक है, चालक, ठीक है। तो चालक में क्या होता है, देखिए भाई चालक को समझते हैं। चलिए देखिए चालक में क्या होता है, ठीक है, ये देखिए ऊपर यहां से यहां तक आपका क्या है, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड है, और यहां से यहां तक आपका कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये देखिए आपका बैलेंस बैंड का, ये आपका यहां से यहां तक जो व्हाइट वाला सेक्शन है ये बैलेंस बैंड होता है, ठीक है। और ये जो येलो वाला सेक्शन बना रहे हैं ये आपका यहां तक क्या है, कंडक्शन बैंड है, ठीक है। आए वो समझ में, इतना सभी को क्लियर है, बोलो भाई। तो ये फिगर आप बनाते चलिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फिगर आपको बनाना बहुत ही आवश्यक है ना। चलिए अब देखिए चालक में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, चालक में क्या होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसका मान बहुत कम, लगभग, यानी ईजी, फॉरबिडन एनर्जी गैप को किससे प्रदर्शित कहता है, ईजी। तो ईजी का मान 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होता है, इससे कम होता है ना। ईजी इज लेस देन, इसको कह सकते हैं ना, ईजी इज लेस देन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। यानी ध्यान से सुनिएगा, चालकों में बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के मध्य फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित करते हैं, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापित, यानी एक दूसरे के ऊपर इनका कुछ भाग चढ़ा होता है, ठीक ना। ध्यान से सुनेगा, हमने क्या कहा, चालकों में बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के मध्य फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। और बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंचे, इन्हें बिना कोई ऊर्जा दिए ही, और इन्हें बिना कोई ऊर्जा दिए ही बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं। भाई जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे नहीं, तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेटा नहीं जाएंगे, तब तक धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि चालकों में बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और इन्हें बिना कोई ऊर्जा दिए ही बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं, और धारा का चालन होने लगता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। इन्हें बिना कोई ऊर्जा दिए ही बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और धारा का चालन होने लगता है, अर्थात धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये था ऊर्जा बैंड के आधार पर क्या, ठोसों का वर्गीकरण में चालक की परिभाषा ना, ये था चालक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अचालक या कुचालक किसे कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिखिए, वे पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के मध्य फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत
कम होता है। वे पदार्थ जिसमें वैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के मध्य फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम, लगभग 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत कम, कोष्टक में इजी लेस देन आर इक्वल 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तथा इन्हें बिना कोई ऊर्जा दिए ही बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तथा इन्हें बिना कोई ऊर्जा दिए ही बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इन्हें बिना कोई ऊर्जा दिए ही बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और धारा प्रवाहित होने लगती है। चालक कहलाते हैं। और धारा प्रवाहित होने लगती है, चालक कहलाते हैं। चलिए तो अब पढ़ते हैं कुचालक किसे कहते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? कुचालक। अब ध्यान से सुनिएगा, कुचालक किसे कहते हैं। तो ये तो था चालक। अब ऊर्जा बैंड के आधार पर कुचालक किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। अब देखिए भाई, सीधी सी बात है, कुचालकों में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये आपका है यहां से यहां तक बैलेंस बैंड। फिगर बनाते चलिए, बैलेंस बैंड। ठीक है, अब बैलेंस बैंड का ये देखिए आपको बना दिया गया, ये पट्टी है और ये आपका कौन सा है, ये कंडक्शन बैंड है आपका। ठीक है, ये है यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच में है ये ईजी है, ईजी यानी एनर्जी गैप। ईजी मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ईजी का मान, ईजी इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। ईजी इक्वल टू क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है ना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि हमने देखिए ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बना दिया है। तो जो कुचालकों में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान होता है वो बहुत अधिक होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। और इन्हें अधिक से अधिक ऊर्जा देने पर भी बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और जब बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तो ये बताइए धारा का चालन होगा? नहीं होगा। धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। जब तक बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक ना, तो समझ लीजिए इसको, फिर से अच्छे से समझिए। ठीक, और आप लोग नोट्स बनाते चलेगा, नोट्स बना ले, बहुत अच्छा टॉपिक ना। हमने क्या कहा, वे पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान बहुत अधिक, कितना अधिक,
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते और इन्हें अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करने पर भी बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, जिस कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाते हैं या अचालक कहलाते हैं। समझ गया कि समझ गया? क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं या अचालक कहलाते हैं। चलिए, तो अब तीसरा है अर्धचालक, ठीक ना। अब देखिए, जो हमारा चैप्टर था वो अब यहां से, वास्तव में चैप्टर अब हमारा यहां से शुरू हो रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धचालक ना। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धचालक। तो अब चलिए देखते हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अब ये जानते हैं कि अर्धचालक किसे कहते हैं। ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए, इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, देखिए अब ध्यान से देखिएगा ना। ये देखिए आपका बैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है? बैलेंस बैंड, ठीक है। और ये आपका है फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी ना। ईजी का मान इसमें कितना होता है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ना, और किससे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, ठीक है। क्या होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। जो इसमें अर्धचालक जो होते हैं उसमें जो एनर्जी गैप का मान होता है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। आए बात समझ में? तो सीधी सी बात है, वे पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कम, लगभग कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। भाई, इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान किससे? चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होता है, जिस कारण इसमें भी बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं और इसमें भी सामान्य अवस्था में धारा प्रवाहित नहीं होती। यानी कि जनरली कमरे के तापमान पर, यानी मानक ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्धचालक भी एक सामान्य स्थिति में एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? कुचालक की भांति। जो अर्धचालक होते हैं वो भी सामान्य स्थिति में कुचालक की भांति ही व्यवहार करते हैं। क्लियर है? हमने क्या कहा? वे पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान चालकों से अधिक एवं कुचालकों से कम होता है, जिस कारण बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते और सामान्य अवस्था में इसमें भी धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु इन्हें कुछ अधिक ऊर्जा प्रदान कर देने पर, परंतु इन्हें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर देने पर, परंतु ये कुछ अधिक ऊर्जा क्या कर देने पर? अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर देने पर बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और धारा का चालन होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार सुनिएगा ना। हमने क्या कहा? वे पदार्थ जिसमें बैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान चालकों से अधिक किंतु कुचालकों से कम होता है, जिस कारण इसमें भी सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते और इनमें भी सामान्य अवस्था में धारा का चालन नहीं होता, परंतु इन्हें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान कर देने पर, ऊर्जा दे देने पर बैलेंस बैंड के मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और धारा का चालन होने लगता है। अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये था ऊर्जा बैंड के आधार पर ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण ना। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 चालक, नंबर 2 कुचालक, नंबर 3 अर्धचालक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धचालकों का वर्गीकरण और अर्धचालकों का प्रकार। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? अर्धचालक का प्रकार, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अर्धचालकों का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। चलो आगे शुरू करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या? अर्धचालक ना। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अर्धचालक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अर्धचालकों का प्रकार, ठीक है। अर्धचालकों का प्रकार या अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्धचालक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के। नंबर 1 शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। क्या? शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? नंबर 1 क्या आपका? शुद्ध अर्धचालक। नंबर 2 अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है। नंबर 1 क्या है? शुद्ध अर्धचालक और नंबर 2 आपका क्या है? अशुद्ध अर्धचालक। तो चलिए ये जानते हैं कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। आप लोग लिखते चलिए, फटाफट छापते चलिएगा, ठीक ना। नंबर 1 क्या है? शुद्ध अर्धचालक। तो चलिए जानते हैं शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। अच्छा, अर्धचालक का एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। ये अर्धचालक का प्रकार तो बताने से पहले अर्धचालक का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल ना। ये जो जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के जो क्रिस्टल हैं वो अर्धचालक के एग्जाम्पल है ना। अर्धचालक के एग्जाम्पल में क्या होगा? ये जो शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं ये क्या है? शुद्ध अर्धचालक, ठीक ना। तो चलिए अब ध्यान से पढ़ते हैं कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं और अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। क्लियर है? तो अब ये पढ़ते हैं कि शुद्ध, सबसे पहले जानते हैं कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। वे अर्धचालक जिसमें किसी भी, शुद्ध मतलब कोई अशुद्धि ना हो। शुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, शुद्ध अर्धचालक मतलब जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। वे अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं ना। एग्जाम्पल में वही जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल ना। एग्जाम्पल में क्या होगा? जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल। आए समझ में? हमने क्या कहा? वे अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है, शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। अब इसके बाद नंबर 2 है अशुद्ध अर्धचालक। नाम से ही क्लियर है ना। नंबर 2 क्या है? अच्छा देखिए, ये जो शुद्ध अर्धचालक कहते हैं इसे क्या कहते हैं? निज अर्धचालक भी कहते हैं ना। निज या नैज अर्धचालक। ये जो शुद्ध अर्धचालक है इसे निज या नैज अर्धचालक और इंग्लिश में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। ये जो आपका अशुद्ध अर्धचालक है उसे बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक अर्धचालक कहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? वे अर्धचालक जिसमें या जो अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं, वे अर्धचालक जो क्या मिलाने पर? अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। वे अर्धचालक जो क्या मिलाने पर? अशुद्धि मिलाने पर। अच्छा, चालकों में मतलब अर्धचालकों में जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है ना उसे डोपिंग कहते हैं।
एक वर्ड आता है डोपिंग, आपसे बार बार पूछ सकता है शॉर्ट में कि डोपिंग किसे कहते हैं ना। डोपिंग मतलब क्या? अपद्रव्यीकरण यानी अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? डोपिंग ना। किसी अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? डोपिंग। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि डोपिंग किसे कहते हैं। बोलो भाई, समझ में आया क्या अंकुश? समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्या कहा? अशुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया, या अर्धचालकों में शुद्ध में ही तो अशुद्धि मिलाएंगे। शुद्ध अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है उसी को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डोपिंग। और शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं उन्हें अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इतने नामों से ये जाना जाता है। ठीक ना? तो उम्मीद है सभी को समझ में आएगा कि अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं। अब ये समझते हैं कि अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है भाई? शुद्ध है तो शुद्ध का कोई प्रकार ही नहीं, जब कोई अशुद्धि नहीं तो कोई प्रकार नहीं। लेकिन जो अशुद्ध है ना, जो अशुद्ध अर्धचालक है वो दो प्रकार का होता है। जो अशुद्धि शुद्ध, अच्छा, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन की बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं, सिलिकॉन के इसके परमाणु की बात करेंगे, जर्मेनियम की बात करेंगे तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे जर्मेनियम की बात कर लें चाहे सिलिकॉन की बात कर लें तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके क्रिस्टल की बात करेंगे, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करेंगे तो देखिए क्या होता है। जर्मेनियम जीई ना, जीई जर्मेनियम ना। तो जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के बाह्य कोश में देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सभी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी के, किसी की बात कर लें आप तो सभी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना? सभी के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चाहे जर्मेनियम की बात कर लें चाहे सिलिकॉन की बात कर लें तो सभी के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनका जो बॉन्ड होता है वो कैसे? जो जर्मेनियम, प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु अपने निकटवर्ती जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणु के साथ क्या बना लेता है? सहसंयोजक आबंध बना लेता है। कौन सा आबंध? ये देखिए सहसंयोजक। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लेता है, ये इसके निकटवर्ती जर्मेनियम के इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ये देखिए इसके साथ कर लेता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इस तरह से इसके साथ कर लेता है, ये इससे साझेदारी, ये इससे साझेदारी कर लेता है, ये इससे कर लेता है। ठीक है ना? और बाकी ये इस तरह से जो बाहर इधर वाले होंगे, निकटवर्ती होंगे, ये इससे भी कर लेंगे ना, ये इससे कर लेगा, ये इधर कर लेगा, ये इधर कर लेगा, ये इधर, हाँ इधर आगे भी होते हैं ना, क्रिस्टल है तो ठीक है, आगे भाई परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का जब क्रिस्टल है तो इसमें कई परमाणु होंगे ना, तो इसके इधर हम कितना बनाएंगे भाई? एक लिमिटेड ही तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें अनेक परमाणु होते हैं, अनंत परमाणु होते हैं। समझे कि नहीं समझे? अनगिनत परमाणु होते हैं। आएगा समझ में? तो इसमें ये बाकी अलग जर्मेनियम, तो प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु अपने निकटवर्ती जर्मेनियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बना के ना, सहसंयोजक आबंध बना लेता है और उसका अष्टक पूरा हो जाता है। तभी तो वो क्या होगा? संतुलित होगा, अस्थायी होगा। बोलो भाई, जब तक उसका अष्टक नहीं, किसी भी तत्व के परमाणु का जब तक अष्टक नहीं पूरा होता है, ऑक्टेट नहीं पूरा होता है, तब तक वो परमाणु या वो यौगिक बनाएगा, अस्थायी होगा नहीं होगा। ठीक ना? तो ये अपने निकटवर्ती जर्मेनियम के साथ, या सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के परमाणु के साथ क्या बनाता है? सहसंयोजक आबंध बना लेता है, और इसका ये है शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें जो अशुद्धि परमाणु मिलाई जाती है वो कितने प्रकार की? या तो वो 3 संयोजकता वाली होती है और या तो 5 संयोजकता वाली। ठीक ना?
जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में जो अशुद्धि मिलाया जाता है, यानी अशुद्ध अर्धचालक प्राप्त करने के लिए, उसमें कितने अशुद्धि वाली, कितने इलेक्ट्रॉन वाली, या तो 3 संयोजकता या तो 5 संयोजकता ना। तो देखिए 3 संयोजकता वाला और या तो 5 संयोजकता, ठीक है। जब 3 संयोजकता वाला या तो इसमें मिलाएंगे और या तो 5 संयोजकता, और इसी के आधार पर ना ये तीनों मतलब दोनों अशुद्धि परमाणु मिलाने के आधार पर ये अर्धचालक पुनः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जो अशुद्ध अर्धचालक है, अशुद्धि परमाणु मिलाने के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो नंबर 1 क्या? एन टाइप। नंबर 1 क्या? एन टाइप। भाई जो अशुद्ध अर्धचालक होता है वो कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। नंबर 1 क्या है? एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक। और नंबर 2 क्या होता है? पी टाइप, पी टाइप अर्धचालक। नंबर 1 क्या होता है? एन टाइप अर्धचालक। नंबर 2 पी टाइप अर्धचालक। अब ये समझते हैं कि एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं और पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए पी से क्या होता है? पी से 5 होता है ना। पी से आपको लग रहा है क्या होता है? 5 होता है। पी से क्या होता है? 5। पी से 5 होता है, लेकिन पी में 5 नहीं होता है। याद है? ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है। अभी पूरा परिभाषित कर रहे हैं, इसको परिभाषा अच्छे से बता रहे हैं कि परीक्षा कैसे परिभाषित करेंगे ना। पी से देखिए, पी से क्या होता है? 5 होता है ना। अरे भाई 5 पी से ना, पी से 5 होता है, लेकिन पी टाइप में 5 नहीं होता। तो फिर किस में होता है? एन टाइप में। एन टाइप में कितने संयोजकता वाली? 5 संयोजकता वाली। और पी टाइप में किसने? 3 संयोजकता वाली। पी टाइप में कितने संयोजकता वाली? 3 संयोजकता वाली अशुद्धि। कितने संयोजकता वाली भाई? पी टाइप में 3 संयोजकता वाली, ठीक है। तो जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाली 5 संयोजकता वाली अशुद्धि परमाणु को मिलाते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को क्या कहते हैं? पी और एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को ही क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। कितने संयोजकता वाली? जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को ही क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हो गया? और जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो उस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को ही पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, एन टाइप पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जब मिलाते हैं तो होता क्या है, यही चीज समझना है। पूरा देखिए विस्तार से कड़ी से कड़ी मिला के आपको लेके चल रहे हैं पूरा पीएन संधि डायोड की तरफ, अर्धचालक युक्तियों की तरफ। और आज ही की क्लास में आपको पढ़ लेना है अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक ना। आए समझ में? बिल्कुल यहीं से चल रहे हैं ना। अब देखिए, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि एन टाइप और पी टाइप विस्तार से कैसे कैसे क्या होता है, इसमें प्रोसेस क्या होता है, कैसे एन टाइप बनता है और कैसे पी टाइप बनता है, ठीक ना। चलिए तो समझिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक ना। तो चलिए एन टाइप में कितने संयोजकता वाली? 3 संयोजकता वाली। एन टाइप में कितने संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है? 3 संयोजकता वाली, ठीक ना। सॉरी, एन टाइप में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाई जाती है। एन में कितने? 5 संयोजकता वाली ना, ठीक है। एन में कितने संयोजकता वाली? 5 संयोजकता वाली, ठीक ना। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा? जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, ठीक है। कितने संयोजकता वाली? 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अच्छा अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम किसी 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिला रहे हैं, तो 5 संयोजकता वाली क्या ले लें? फास्फोरस ले लें। फास्फोरस कितने संयोजकता वाली है? 5 संयोजकता वाली ना। फास्फोरस एंटीमनी बिस्मथ ना, 5 संयोजकता वाली, ठीक है। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि परमाणु क्या आएगा? फास्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक बिस्मथ ना। फास्फोरस आर्सेनिक
एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक ना। और 3 संयुक्त वाले में क्या आएगा, बोरान वगैरह, ठीक ना, बोरान हुआ, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया ना, आएगा समझ में। ये सब कितने 3 संयुक्त में आएगा। और फास्फोरस और Sb ना, एंटीमनी ना, ठीक है, और बिस्मथ और As आर्सेनिक, ये कितनी संयुक्त वाली है, 5 संयुक्त वाली। यानी इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, जब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए होता क्या इसमें, अब यहीं से मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसमें किसकी अधिकता होती है, बहुत अच्छे से समझिए इसमें, ठीक ना। अच्छा देखिए, जब भाई हमने कहा, जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 5 संयोजकता वाले, 5 सेक्टर मतलब जिसके बाह्य कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को ही एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक ना। अच्छा, होता क्या है, अच्छा ये बताओ, जब जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम अथवा आप ये ना सोचिए कि सर जी जर्मेनियम में लिए हैं, आप सिलिकॉन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही तो होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जब देखिए किसको ले लिए, फास्फोरस को ले लें, कोई भी ले लिए, तो यहां जब एक अशुद्धि को मिलाएंगे तो जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाएगा कि नहीं हटाएगा ये? भाई जैसे ही फास्फोरस को मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, जर्मेनियम के एक परमाणु को हटा देगा। क्या करेगा भाई, ये प्रबल है ना, उससे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो उसको हटा देगा और इसको प्रतिस्थापित करके ये इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। क्या ग्रहण कर लेगा, ये इसका स्थान ग्रहण कर लेगा, अब समझ में। और ये इसके बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं। जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो अशुद्धि परमाणु के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं, परंतु पांचवा इलेक्ट्रॉन किसी भी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के किसी भी परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध नहीं बना पाता। आई बात समझ में। अच्छा भाई देखिए, इसको हमने मिलाया ना, तो इसके 4 तो उदासीन हो गए ना मिलके, इसके चारों इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक आबंध बना के उदासीन हो गए, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साझेदारी करने के लिए कोई बचा नहीं। तो अब ये क्या करता है, सभी को डिस्टर्ब करता है ना, सभी को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। हमने बताया था ना कि भाई 2 दोस्त हो, अब जा रहे हो कहीं, एक की सेटिंग हो गई और दूसरे की सेटिंग नहीं है, तो सीधी सी बात है दूसरा क्या करेगा, उससे रहा नहीं जाएगा, सबको डिस्टर्ब करेगा। जितने लोग की सेटिंग है उस सबको डिस्टर्ब, क्या कहेगा, ससुर ना तो हम खाएंगे, जब हम नहीं खाने देंगे तो हम किसी को खाने भी नहीं देंगे। तो क्या करता है, पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करता रहता कि हो सकता हमरो सेटिंग कहीं हो जाए, लेकिन उसकी सेटिंग होती नहीं। जब वो, भाई सीधी सी बात है, अब ये कंटिन्यूटी चलती रहती है। अब ये मान लो इसका सेटिंग किसी से हो गया, ये गया किसी को हथिया लिया ना, भाई किसी से हथिया के आक्रमण करके सहसंयोजक आबंध बना के उदासीन हो गया, लेकिन जैसे वो उदासीन होगा तो भाई मेल फीमेल वाला सिस्टम होता है ना, जैसे ही हथियाएगा तो दूसरा फ्री हो जाएगा ना, जैसे ही दूसरे को हथियाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन वो फ्री होगा कि नहीं होगा, पूरा क्रिस्टल में भ्रमण करने के लिए। भाई जैसे इसके साथ ये क्रिया कर लिया तो कुछ दिन चलो भाई अब हमारा सेटिंग इससे हो गया है, तो भाई जिसका सेटिंग गड़बड़ाओगे वो तो फ्री हो जाएगा, तो वो क्या करेगा कि जब हमारा गड़बड़ा तो हम कहीं और चलते हैं, तो वो किसी और के पास जाता है ना, किसी अन्य जर्मेनियम परमाणु के साथ जाएगा, वो उसका सेटिंग गड़बड़ा देगा, वो उसके साथ साझेदारी करके सहसंयोजक आबंध बना लेगा, और फिर भाई जैसे वो बनाएगा तो वो जिसकी सेटिंग पहले से रही होगी वो तो फ्री हो जाएगा। इस तरह से पूरा यही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में भ्रमण करता, एक नहीं भाई समझ, जब हम तो एक की बात कर रहे हैं ना। इसी तरह से जब अशुद्धि परमाणु मिलाया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन जब जो साझेदारी नहीं कर पा रहा, सहसंयोजक आबंध किसी से नहीं बना पा रहा है, उसी को तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल को डिस्टर्ब कर देता है।
और पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगता है, भ्रमण होने लगता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है ये संपूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण करने लगता है, जिस कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पी टाइप अर्धचालक में किसमें एन टाइप अर्धचालक में किसकी अधिकता हुई भाई, इलेक्ट्रॉन की ना भाई। एन टाइप जितने होल्स है भाई, ये बताओ जितने होल्स मतलब देखिए आपको, देखिए मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं वहां पे खाली जगह होगा तभी नहीं बैठे हैं भाई। जितने इलेक्ट्रॉन जहां पे सेट है वहां पे खाली जगह रहा होगा तभी नहीं बैठे हैं भाई। अपना अपना एक एक लेके तो बैठ गया, समझे नहीं समझे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को किस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन को ये क्रॉस या डॉट द्वारा दर्शाया जाता है, और जो होल्स होते हैं उन्हें एक खाली गोला द्वारा, छिद्र द्वारा, और जिसे कि जो क्या माना जाता है, पॉजिटिव। और होल्स को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो इसको क्या कहते हैं, होल कहते हैं ना। और इसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ना। समझ गए नहीं समझ गए। तो आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन ये कैसे भ्रमण करता है क्रिस्टल में। तो पी टाइप में किसकी अधिकता होती है, और एन टाइप में किसकी अधिकता हुई, कौन सबसे ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन ना। यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने वो होल्स तो ही है, लेकिन यही जो बाहर निकला है इसको कहीं जगह नहीं मिली, इसकी सेटिंग नहीं हो पाई भाई। तो यानी इसकी संख्या ज्यादा है। और सीधी सी बात है, जब इसको जगह नहीं मिलेगी तो ये भी तो किसी का हाथ ही आएगा, जिस पे भारी पड़ेगा उसका हथिया लेगा ना, जाएगा लाइन वाइन मारेगा अपना, लाइन मारने के बाद सेटिंग छीन गया ना, उसके बाद ये अपना कुछ दिन ये चला। अब कुछ दिन जब ये चलेगा तो उसके बाद जो गड़बड़ाया है वो कहीं और भाई जाके अपना सेटिंग करेगा, समझे नहीं समझे। तो इस तरह से पूरे क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और इसमें पी टाइप में एन टाइप में किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की। यानी कि इसमें अगर एन टाइप में बात करेंगे, किस में बात करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ना, चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक। इसको क्या कहते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, ठीक ना। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अर्थात बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ठीक ना। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी जिस आवेश की मात्रा अधिक होती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक, अर्थात जिस आवेश की मात्रा अधिक होती है। तो किसकी मेजॉरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो पी टाइप में कोई पूछे पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पी टाइप में, सॉरी पी टाइप करें, एन टाइप में भाई ना, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे एन टाइप में किसकी संख्या ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन की। पहली बात, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने वो होल तो ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स से कुछ अधिक होती है ना। अगर पी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पड़े ना, अब ये तो सब समझिएगा, चलिए आगे इसको इरेज करके बता रहे हैं। पी टाइप की बात करें, अगर एक क्रिस्टल बना दें, देखिए पी टाइप है ना, पहली बात ये होल है, अगर ये होल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी होगा, और ये होल है इलेक्ट्रॉन भी होगा, होल है इलेक्ट्रॉन जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन, जितने होल उतने इलेक्ट्रॉन, जितने होल उतने। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इनके अतिरिक्त भी होते हैं। इनके अतिरिक्त भी क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने होल्स होते हैं पी टाइप में इलेक्ट्रॉन उनसे अधिक होते हैं। ये जो डॉट करके तीर दर्शा रहा है, डॉट जो है इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए डॉट की संख्या अधिक है और होल की संख्या कम है। यानी पी टाइप में क्या होते हैं, एन टाइप में होल्स होते हैं, ठीक है, होल्स की मात्रा कम होती है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना। तो एन टाइप में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की ना, और होल्स की मात्रा क्या होती है, कम होती है। समझ गए। तो एन टाइप में धारा किसके कारण बहती है भाई,
इलेक्ट्रॉन के कारण। एन टाइप में किसके कारण धारा बही? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से, आप इसको शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं, ठीक ना। हमने क्या कहा कि जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है तो अशुद्धि परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं, परंतु 5वां इलेक्ट्रॉन किसी भी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध नहीं बना पाता और क्रिस्टल में वो फ्री हो जाता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन ना, क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यह क्रिस्टल में मुक्त रूप से पूरे क्रिस्टल में क्या करने लगता है? भ्रमण करने लगता है। अर्थात इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही एन टाइप में धारा प्रवाहित होती है। तो एन टाइप में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। और एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और होल्स की संख्या कम होती है। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गया? चलिए तो अब बात कर लेते हैं पी टाइप में। किसमें चलते हैं? अब पी टाइप अर्धचालक की बात कर लेते हैं कि पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है। हमने देखे ये डायग्राम बना दिया, अगर ये एन टाइप, इसके ऊपर एन लिखा जाता है ना, एन टाइप अर्धचालक का इस तरह से डायग्राम होता है और इसमें होल्स की संख्या देखिए कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये जो तीर में डॉट बना के तीर दिखाया गया है, तीर मतलब शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन चलने की दिशा, ठीक ना। तीर जो है शो करता है इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें, अब हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ते हैं? पी टाइप अर्धचालक। तो उम्मीद है एन टाइप सभी को क्लियर हो गया होगा और मजा आया होगा। और मजा आया, समझ में आया तो लाइक और शेयर भाई साहब ठोक के करिएगा, बिल्कुल एकदम जी जान लगा दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप है क्या? पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक। अच्छा ये बताइए, तो पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? हमने कहा जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को ही पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अच्छा जब मिलाते हैं तो होता है, अच्छा कितने संयोजकता वाले? 3 संयोजकता वाले। तो 3 संयोजकता वाले अशुद्धि में क्या आता है? हमने बताया था जैसे आर्सेनिक ना, क्या आता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब देखिए होता क्या है, जब 3 संयोजकता वाले अशुद्धि को मिलाया जाता है ना, तो देखिए 3 संयोजकता वाले, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके बाह्यतम कोश में ना 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सीधी सी बात है। चले इसके बाह्यतम कोश में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक के बाद उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ना। लेकिन इसके बाहर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक खाली जगह बचेगी ना। यहाँ पे चौथी तरफ इसके बाहर कुछ नहीं है तो क्या बचेगा? खाली जगह बचेगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब तो यहाँ पासा पर उल्टा हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए सब कुछ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या, जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है तो अशुद्धि परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं, परंतु चौथा जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणु आर्सेनिक या 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध नहीं बना पाता। परंतु जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन का चौथा परमाणु 3 संयोजकता अशुद्धि परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध नहीं बना पाता, जिस कारण अशुद्धि परमाणु के एक तरफ क्या होता है? रिक्त स्थान रह जाता है, छिद्र रह जाता है, जिसको क्या कहते हैं? होल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? होल। जिसको क्या कहते हैं? होल। अच्छा अब इसको मिटा रहे हैं ना, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अब होंगे नहीं, ठीक है। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, इसमें चले। तो अब देखिए क्या होता है,
हमने क्या कहा, जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में किसी 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु के साथ परमाणु को मिलाया जाता है तो अशुद्धि परमाणु के 3 इलेक्ट्रॉन अपने निकटवर्ती जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बना लेते हैं, परंतु अशुद्धि परमाणु जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन के चौथे परमाणु के साथ सहसंयोग आबंध नहीं बना पाता, जिस कारण अशुद्धि परमाणु के एक और क्या रहता है, रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। अतः इस क्रिस्टल में किसकी अधिकता ज्यादा होती है, होल्स की संख्या अधिक होती है। अब भाई होल्स की संख्या ज्यादा है, किसकी संख्या ज्यादा है, होल की संख्या ज्यादा है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये पूरा भाई अब इसकी सेटिंग नहीं हो पाई अब ना, किसकी संख्या ज्यादा, होल की संख्या ज्यादा है। अब तक तो इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा था, वहां होल की संख्या कम थी, लेकिन इसमें होल की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। ये बुला रहा, आइए आइए हमसे भी साझेदारी करिए, लेकिन कोई करने वाला है ये नहीं। तो ये क्या करता है, तो ये अब ये पूरा डिस्टर्ब करता है, करती है ना, जो भी है, समझे नहीं समझे। तो अब ये जो होल है ये क्रिस्टल में फ्री होकर पूरे क्रिस्टल में क्या करने लगता है, गमन करने लगता है, गति करने लगता है। अब ये होल उठकर चला जाता है, यहाँ इसका स्थान ले लेता है, ये इसका स्थान ले लेता है, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें पी टाइप अर्धचालक में होल्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, और पी टाइप अर्धचालक में होल्स क्या है, संपूर्ण क्रिस्टल में भ्रमण करते रहते हैं। और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक से होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी ऐसे आवेश जिनकी मात्रा अधिक होती है। तो पी टाइप में होल की संख्या अधिक होती है और संपूर्ण क्रिस्टल में ये होल से ही भ्रमण करते हैं। पी टाइप में कौन भ्रमण करता है, होल्स भ्रमण करते हैं, और पी टाइप अर्धचालक में होल्स के कारण धारा प्रवाहित होती है। पी टाइप में किसके कारण, होल्स के कारण, यानी धनायनों की गति के कारण, होल्स को धनावेशित माना जाता है। तो पी टाइप में किसके गति के कारण, होल्स की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पी टाइप अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है किस कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, होल्स के कारण, इनमें से कोई नहीं ना, धनायनों के कारण नहीं। तो आपको सही आंसर होल्स और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही लगाना होगा जब अर्धचालक की बात करेगा, ठीक ना, आए बात समझ में। चलिए, तो पी टाइप अर्धचालक में किसकी संख्या ज्यादा होती है, होल्स की संख्या। अगर इसका डायग्राम बनाना हो तो यहाँ पी टाइप अर्धचालक लिखेंगे, तो यहाँ जितने होल्स हैं ना, जितने होल्स हैं, ठीक है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन से होल्स की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। होल्स की संख्या देखिए, इसमें जो होल्स की संख्या है इलेक्ट्रॉन से अधिक है कि नहीं है, तो ये है पी टाइप अर्धचालक का डायग्राम, क्लियर है। तो उम्मीद है सभी को पी टाइप अर्धचालक भी समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो ये था एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक, अर्थात अर्धचालक के प्रकार, यानी अशुद्ध अर्धचालक के प्रकार। तो उम्मीद है अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एन टाइप अर्धचालक, नंबर 2 पी टाइप। और एन टाइप अर्धचालक जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को, कितने, 5 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, ठीक ना। और जब किसी शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाले, कितने संयोजकता वाले, 3 संयोजकता वाले अशुद्धि परमाणु को मिलाया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और हमने इनका पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि एन टाइप में कैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और पी टाइप में कैसे होल्स की अधिकता होती है ना, और एन टाइप में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है और पी टाइप में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है। सभी को समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो उम्मीद है अर्धचालक और अर्धचालक का प्रकार सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ना। अब चलते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड ना। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, पीएन संधि डायोड। तो चलिए देखते हैं कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, ठीक ना। आया बस समझ में, ठीक है, कुछ नहीं, अरे भाई
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमने केवल चाय पिया है अभी ना, हमने केवल चाय पिया है, तो आप लोग क्या है ना, आए समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं अब पीएन संधि डायोड ना। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं ना। आपने पढ़ लिया पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, ठीक ना। तो पी टाइप अर्धचालक बता दिया किसे कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं ना। तो अच्छा ये बताइए पी टाइप अर्धचालक में अगर बात कर लें, किसमें पी टाइप अर्धचालक में किसकी संख्या ज्यादा थी? पी टाइप में देखिए पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक, तो पी टाइप में किसकी संख्या ज्यादा थी? होल की संख्या। और एन टाइप में किसकी संख्या ज्यादा थी? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक ना। तो पी में क्या होते हैं? होल्स ज्यादा होते हैं। पी में क्या होते हैं? होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है, ठीक है। और एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और पी में होल्स ज्यादा। तो यहाँ होल से दिखा दो कुछ, ठीक है, यहाँ कुछ हम होल से दिखा देना, ठीक ना। चलिए तो आपको पता होगा कि पी टाइप में किसकी संख्या ज्यादा? होल्स की संख्या। और एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ठीक ना। तो अब देखिए ये पी टाइप अर्धचालक और ये एन टाइप अर्धचालक। तो अब ये समझना कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। जब एक पी टाइप अर्धचालक पदार्थ को एक एन टाइप अर्धचालक पदार्थ के साथ संयुक्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त युक्ति को ही पीएन संधि डायोड कहते हैं। पीएन संधि डायोड खत्म, पीएन संधि डायोड खत्म। बहुत आसान है ना। जब एक पी टाइप अर्धचालक पदार्थ को एक एन टाइप अर्धचालक पदार्थ के साथ क्या कर दिया जाता है? संयुक्त कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त युक्ति को क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड कहते हैं ना। और पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है, पीएन संधि डायोड का जो प्रतीक होता है वो देखिए क्या होता है। पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या होता है ये समझ लेते हैं। पीएन संधि डायोड का ये फिल्म्ड होता है ब्लैक, जो भी है ये, ठीक है। देखिए पीएन संधि डायोड का जो लॉजिक प्रतीक है वो क्या होता है, ठीक है, ये होता है। ये आपका किसका प्रतीक है? पीएन संधि डायोड का प्रतीक है। अब पी टाइप में किसकी अधिकता ज्यादा होती है? होल्स की। और एन टाइप में किसकी अधिकता ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक ना। इसलिए जो पी सिरा होता है ये देखिए पी को प्रदर्शित करता है और ये एन को। पीएन संधि डायोड में ये जो एरो वाला पार्ट है वो किसको? पी टाइप अर्धचालक को प्रदर्शित करता है, और जो ये वर्टिकल पट्टी है ये एन टाइप अर्धचालक को प्रदर्शित करता है। इसका पी सिरा ये पॉजिटिव होता है और एन सिरा क्या होता है? निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि भाई एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता और पी क्षेत्र में होल्स की अधिकता, ठीक ना। तो पी को इसको एनोड कहते हैं, इसको कैथोड ना, एनोड, और इसको कैथोड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं। क्लियर है? तो ये लॉजिक प्रतीक भी आप लोग बना लीजिएगा ना। हमने क्या कहा? जब एक पी टाइप अर्धचालक पदार्थ को एक एन टाइप अर्धचालक पदार्थ के साथ संयुक्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त युक्ति को ही पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब इसमें अवक्षय परत का बनना, अभी देखिए ये पीएन संधि डायोड का लॉजिक प्रतीक था, परिपथ आरेख है। पीएन संधि डायोड का अगर परिपथ आरेख आपसे पूछ देता है तो यही आपका है, देखिए परिपथ आरेख, ठीक ना, लॉजिक प्रतीक या परिपथ आरेख। अब इसमें अवक्षय परत का बनना क्या होता है? अब इसमें यह जानते हैं कि अवक्षय परत का बनना, अवक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर ना, अवक्षय परत, ठीक है। अवक्षय परत मतलब डिप्लीशन लेयर। तो अवक्षय परत का बनना क्या होता है ये समझ लेते हैं ना। अब देखिए जब एक पी टाइप और एक एन टाइप अर्धचालक पदार्थ को एक साथ जोड़ते हैं
तो ये बताइए भाई, अब तो सीधी सी बात है कि P में होल और N में इलेक्ट्रॉन। भाई संख्या, अब देखिए जब दो लोग को कहा जाता ना, दो लोग को समीप रखा जाएगा, उसमें जो दोनों बॉन्ड नहीं बना रह पा रहे थे, तो अब देखिए जब दोनों को एक साथ रख दिया जाता है तो इसमें जो नजदीक वाले होते हैं, ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब दो पॉजिटिव नेगेटिव को समीप रखा जाएगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई एक दूसरे को देखोगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब पास बैठोगे तो आकर्षण बढ़ेगा। क्यों? बोलो भाई, चिपकेंगे। तब देखिए वो कैसे चिपकते हैं। तो जब P में होल्स ज्यादा होता है और N में इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो होल्स होते हैं, P के जो होल्स होते हैं और N के जो निकटवर्ती संधि के समीप स्थित, PN संधि के समीप, ये देखिए PN संधि है, ये जो है आपका ये PN संधि है, ठीक है, ये PN संधि है। तो PN संधि के समीप वाले जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो परस्पर क्या करके संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। वो परस्पर संयोग करके क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं ना, यहां से भाग जाते हैं ना, ठीक है, परस्पर सहयोग करके क्या होते हैं? विलुप्त। भागने का मतलब बाहर नहीं निकलते ना, सहयोग करके विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं, जिस कारण एक रिक्त क्षेत्र का निर्माण होता है। जिस कारण किसका निर्माण होता है? एक रिक्त क्षेत्र का निर्माण होता है, और इस रिक्त क्षेत्र को ही अवक्षय परत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत, ठीक है। इस रिक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं? अवक्षय परत। तो ये था अवक्षय परत का बनना ना, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का बनना। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत कैसे बनती है? जब P टाइप और N टाइप अर्धचालक पदार्थ को एक साथ संयुक्त किया जाता है तो P क्षेत्र पीएन संधि के करीब या निकटवर्ती होल्स एवं इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं, जिस कारण एक रिक्त क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत कहते हैं। इंग्लिश में इसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं ना, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो ये पीएन संधि डायोड और डिप्लीशन लेयर सभी को क्लियर हो गया? बोले भाई सभी को उम्मीद है पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसका लॉजिक प्रतीक क्या है, अवक्षय परत कैसे बनती है, अवक्षय परत किसे कहते हैं, ठीक, ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक है पीएन संधि डायोड की अभिनति। हाँ, अब क्या पढ़ने वाले हैं? पीएन संधि डायोड की अभिनति पढ़ने वाले ना। और चलिए देखते हैं कि पीएन संधि डायोड की अभिनति क्या होती है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है क्या? पीएन संधि डायोड की अभिनति ना, पीएन संधि डायोड की अभिनति। तो पीएन संधि डायोड कितने प्रकार की अभिनति होती है? दो अभिनति होती है ना। पीएन संधि डायोड में कितनी अभिनति होती है? दो अभिनति होती है ना। नंबर एक अग्र अभिनति ना, नंबर एक क्या है? अग्र अभिनति, और नंबर दो उत्क्रम अभिनति। पीएन संधि डायोड की कितनी अभिनति होती है? दो अभिनति, नंबर एक अग्र अभिनति और नंबर दो उत्क्रम अभिनति। तो चलिए देखते हैं कि पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति क्या होती है और उत्क्रम अभिनति क्या होती है, ठीक है। तो पहले पीएन संधि डायोड बना लीजिए, पीएन संधि डायोड बना लीजिए, ये हमने बना लिया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? पीएन संधि है, ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है ना। पी टाइप में आपको पता होगा कि होल्स होते हैं, पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स। पी टाइप में होल्स होते हैं, और एन क्षेत्र में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन क्षेत्र में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ हम केवल इलेक्ट्रॉन को बना रहे हैं भाई ना, होल्स को नहीं बना रहे हैं। आए बात समझ में? यहाँ हम किसको बना रहे हैं? केवल पी में होल्स होते हैं यानी होल्स की संख्या ज्यादा होती है, और एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। अब ध्यान से ये समझते हैं कि पीएन संधि डायोड की जो अग्र अभिनति है वो किसे कहते हैं? जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अभिनति को पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं। है वैसे में? चलिए देखिए होता क्या है, यानी पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति में क्या होता है? पी सिरे को बैटरी के किस सिरे से? धन सिरे से, और एन सिरे को बैटरी के
ऋण सिरे से जोड़ देता है। और आपको पता होगा कि जो पी सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और एन सिरा क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने बताया था ना, पी सिरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और एन सिरा क्या होता है, निगेटिव होता है। पी सिरा कैसा होता है, पॉजिटिव, और एन सिरा कैसा होता है, निगेटिव। अब ये देखिए बैटरी के धन सिरे से और ये ऋण सिरे, ठीक है। हमने क्या कहा, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त अभिनति को पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, देखिए इसमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इसमें क्या, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक है, जिसकी दिशा P से N की ओर होती है। इसमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E होता है, EI स्थापित होता है। जब पीएन संधि डायोड के P सिरे को बैटरी के धन सिरे से और N सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो पीएन संधि डायोड के समीपवर्ती इलेक्ट्रॉन और होल्स परस्पर संयोग करके क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। परस्पर संयोग करके क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। आए समझ में। अब देखिए जब परस्पर संयोग करके ये क्या करेंगे, विलुप्त हो जाएंगे तो होगा क्या, अब देखिए जैसे, अब देखिए यहां से एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है जिसकी दिशा P से N की तरफ होती है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E होता है जिसकी दिशा N से P की ओर होती है। N से किसकी तरफ होती है, P की तरफ। अब देखिए जब पीएन संधि डायोड के किसके, जब पीएन संधि डायोड के P सिरे को बैटरी के धन सिरे से और N सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो इसमें होल्स जो है वो देखिए बैटरी के धन सिरे की ओर गति करते हैं। होल्स किसकी ओर, बैटरी के धन सिरे की ओर गति करता है, ठीक ना। सॉरी, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं ये संधि की ओर गति करते हैं। किसकी ओर गति करते हैं, संधि की ओर गति करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो किसकी ओर गति करते हैं, संधि की ओर गति करते हैं ना। किसकी ओर गति करते हैं, पीएन संधि की ओर गति करते हैं। तो भाई जब ये संधि की ओर गति करेंगे तो यहां से आपस में विलुप्त होकर क्या बनाते हैं, सहसंयोग आबंध बना देते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। और जैसे ही भाई, अब जैसे ही ये विलुप्त होते हैं तुरंत भाई जब ये विलुप्त होंगे संधि के समीप पहुंचकर, तो ये बताओ संधि, अगर दोनों चीज, अगर दो व्यक्ति हैं दोनों संधि की ओर आ रहे हैं तो ये जो डिप्लीशन लेयर है, अवक्षय परत है, उसकी चौड़ाई कम होगी कि नहीं होगी। डिप्लीशन लेयर है इसकी चौड़ाई कम कैसे होगी भाई, देखिए जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI है, जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI है और बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है, दोनों की दिशा विपरीत है। अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो ये घट के मान कम होगा कि नहीं कम होगा, बोलो भाई। परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है इसका मान कम होगा। अब देखिए जैसे ही अब देखिए होता क्या इसमें कि अब यहां से N क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर चलते हैं, N क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन है वो संधि की ओर चलते हैं और P क्षेत्र से जो होल्स हैं वो भी किसकी ओर चलते हैं, संधि की ओर चलते हैं। अब जैसे ही भाई इसमें जब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसमें जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तुरंत ही बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें प्रवेश कर जाता है। किसमें प्रवेश कर जाता है, N में, ठीक ना। अब यहां से बैटरी के N सिरे से बैटरी के ऋण सिरे से भाई जब ये इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करेंगे, साझेदारी करके सहयोग करके विलुप्त होते हैं तो N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब जब N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, अब सीधी सी बात है, अब इसमें किसकी कमी होगी, होल्स की कमी होगी। तो इस इधर के इलेक्ट्रॉन और इसमें के इलेक्ट्रॉन किसे, बैटरी के, जैसे ये संयोग करते हैं यहां बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किसकी तरफ चलता है, बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर पीएन संधि डायोड के N क्षेत्र में प्रवेश करता है। यानी यहां जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसकी पूर्ति ये करता है।
ठीक है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन n क्षेत्र में पहुंचता है, तुरंत ही बैटरी के p सिरे से, बैटरी के किस सिरे से, बैटरी के पीएन संधि डायोड के p क्षेत्र में एक सहसंयोजक आबंध टूट जाता है। कैसा आबंध टूटता है? सहसंयोजक आबंध। और जब सहसंयोजक आबंध टूटेगा तो होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों उत्पन्न होंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों उत्पन्न होंगे। और जो होल्स है वो किसकी तरफ चलने लगता है? संधि की ओर चलने लगता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो धन सिरे, बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और इस प्रकार से जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है E प्रभावी होता है, यानी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान अधिक होता है। और ये जो आपकी डिप्लीशन लेयर है, जिस कारण से भाई परिणामी वैद्युत क्षेत्र जब कम होगा तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है? घट जाती है। यानी जो अवक्षय परत की चौड़ाई है वो क्या हो जाती है? घट जाती है ना। फिर से एक बार अच्छे सुनिएगा, पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति क्या है ना। जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से एवं एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अभिनति को पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं। कौन सी अभिनति कहते हैं? पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं ना। अब देखिए होता क्या है, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को और बैटरी के धन सिरे से और एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तब जो पीएन संधि डायोड के समीपवर्ती इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की हुई कमी को पूर्ति के लिए बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर एन क्षेत्र में पहुंचते हैं। जैसे ही बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पीएन संधि डायोड के एन क्षेत्र में पहुंचता है, तुरंत उसी समय, ठीक उसी समय पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक आबंध टूटता है। क्या टूटता है? एक सहसंयोजक आबंध टूटता है, जिस दौरान इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होल्स संधि की ओर गति करने लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और यहां हुई कमी को, बैटरी में इलेक्ट्रॉन की कमी को वो इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है। ठीक ना। और इस तरह से एक अग्रधारा, ठीक है, एक प्रबल अग्रधारा बहने लगती है। परिपथ में क्या बन लगती है? प्रबल अग्रधारा। अग्रधारा, धारा की दिशा क्या होगी? धारा की दिशा क्या होगी? इस तरह से होगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। किसके चलने की विपरीत दिशा में? इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक ना। यानी कि धारा का प्रवाह की दिशा इस तरह से होगी ना, यानी कि बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो ये आपका एक अग्रधारा प्रबल धारा, यानी कि क्या भाई ये बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही कि नहीं हो रही है? इस संपूर्ण परिपथ में इस तरह से धारा प्रवाहित है। भाई तुरंत भाई ये इलेक्ट्रॉन तुरंत पहुंच के संधि के समीप इलेक्ट्रॉन और होल संयुक्त करके विलुप्त होंगे ना। और यहां से ठीक उसी समय पी क्षेत्र में सहसंयोग आबंध टूटता है और होल से संधि की ओर चलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ठीक तुरंत उसी के बैटरी के ऋण सिरे में प्रवेश करता है ना। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, बैटरी के ऋण सिरे में गया, बैटरी के धन सिरे में, अब धन सिरे से ये देखिए ऋण सिरे से फिर इलेक्ट्रॉन निकला, इसके एन क्षेत्र में प्रवेश किया। यानी इलेक्ट्रॉन का भ्रमण देखिए कहां से? ये पी क्षेत्र से सीधा एन क्षेत्र में हो रहा कि नहीं हो रहा पूरा। और इस प्रकार से बाह्य परिपथ में क्या प्रवाहित होती है? एक अग्रधारा प्रवाहित होती है। यानी जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तो धारा प्रवाहित होती है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भ्रमण यहां से यहां तक हो रहा है। कोई दिक्कत? बोलो भाई, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भ्रमण क्या हो रहा है? संपूर्ण परिपथ में हो रहा है और ओवरऑल एक अग्रधारा प्रवाहित होती है। क्लियर है ये? तो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति समझ में आया? बोलो भाई, लिख पाओगे सभी लोग अग्र अभिनति को? कैसे लिखोगे? जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अभिनति को पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं। ठीक है। पीएन संधि डायोड में पी तथा एन क्षेत्र के संधि के समीप स्थित निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन और होल्स परस्पर संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। परस्पर संयोग करके क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। जिस कारण एक अवक्षय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है। और इसके भीतर पीएन संधि डायोड के भीतर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होती है तथा ठीक
जब n क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसकी पूर्ति के लिए बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ठीक उसी समय बैटरी के पीएन संधि डायोड के n क्षेत्र में प्रवेश करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पीएन संधि डायोड के n सिरे में प्रवेश करता है ठीक उसी समय पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक आबंध टूटता है, और सहसंयोजक आबंध टूटने के पश्चात होल्स और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। होल्स पुनः संधि की ओर गति करने लगता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है, जिसकी दिशा N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर होती है, और इस प्रकार इस परिपथ में यह संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान, देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र EI है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र EI के विपरीत है, अर्थात इसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अब विरोध करेगा तो एक अग्रधारा क्या करेगी, एक अग्रधारा प्रवाहित होती है ना, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। यहां से एक अग्रधारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक ना, तो ये था पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनति, अर्थात पीएन संधि डायोड जब अग्र अभिनति में होता है तो धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नंबर 2 टॉपिक है हमारा पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं कि पीएन संधि डायोड की जो उत्क्रम अभिनति है वो क्या है ना। चलिए देखते हैं पीएन संधि डायोड जब उत्क्रम अभिनति में होती है तो क्या होता है ना? अब अगला टॉपिक हमारा है पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति। ठीक ना, तो चलिए पहले पीएन संधि डायोड बना लीजिए। ठीक है, पीएन संधि डायोड, ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है ना। तो पी क्षेत्र में होल्स होते हैं। ठीक है, पी क्षेत्र में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी क्षेत्र में होल्स और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से सुने, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से प्राप्त अभिनति को पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अभिनति को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति कहते हैं। कौन सा अभिनति कहते हैं, पीएन संधि डायोड की उत्क्रम अभिनति कहते हैं। अच्छा, अब इस स्थिति में क्या होता है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी एक अवक्षय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें भी किसका निर्माण होता है, अच्छा ये आपका बैटरी है, बैटरी क्या है भाई, बैटरी ना, ये क्या आपका बैटरी है। तो जब देखिए, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से और एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो अब देखिए क्या होगा, अच्छा ये भी, अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, अब तक उसमें प्रतिकर्षण हो रहा था ना, उसमें क्या हो रहा था, नहीं इसके पहले क्या था, ये वाला प्लस था ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस प्लस में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, और प्रतिकर्षण के बावजूद ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई घट गई थी ना। अब इसमें जबकि क्या होगा, आकर्षण होगा। अब देखिए होता क्या है, पहली बात पीएन संधि डायोड में संधि के समीप स्थित निकटवर्ती इलेक्ट्रॉन और होल्स परस्पर संयोग करके क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। परस्पर संयोग करके क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। जबकि अब देखिए बाकी जो शेष इलेक्ट्रॉन और होल्स बचते हैं, ये जो होल्स हैं, ठीक है, यानी कि ये प्लस है ये माइनस होता है ना, ये जो होल्स हैं किसकी ओर, संधि से दूर गति करने लगते हैं। शेष बचे हुए जो होल्स हैं, पी क्षेत्र में जो शेष बचे होल्स हैं वो संधि से दूर गति करने लगते हैं, बैटरी के ऋण सिरे के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। ये पी सिरे के जो होल्स हैं वो किसके द्वारा, बैटरी के ऋण सिरे द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन सिरे की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है, गति करने लगते हैं। आए वो समझ में। अब ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र था इसमें ई,
ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, EI। ठीक है, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसकी डायरेक्शन N क्षेत्र से P क्षेत्र की होती है, जबकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो E होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर होता है। ठीक ना, तो अब देखिए इस स्थिति में यहाँ पे होता क्या है, ये जो निकटवर्ती होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो परस्पर संधि के समीप संयोग करके विलुप्त तो हो गए, रिक्त क्षेत्र हुआ ना, लेकिन इसमें जो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ना, P क्षेत्र में जो होल्स हैं और N क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन हैं, वो P क्षेत्र के होल्स बैटरी के ऋण सिरे में प्रवेश करने लगते हैं और ठीक उसी समय बैटरी के N सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के धन सिरे, N क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकलकर बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। यानी देखिए दोनों भाग रहे ना, तो ये खाली जगह और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई, सीधी बात। उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों संधि की ओर जा रहे थे, तो जिस कारण चौड़ाई घट गई थी। अंतर अभिनति में क्या था, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही संधि के समीप जाते हैं और डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई को कम करते हैं। भाई सीधी सी बात है, जब हम तुम्हारे तरफ आ रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है, या तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि क्षेत्र कम होगा कि नहीं होगा, क्षेत्र कम होगा ना। लेकिन अब क्षेत्र की तरफ से लोग पलायन कर रहे हैं, अगर जब क्षेत्र की तरफ आएंगे तो सीधी सी बात क्षेत्र कम होगा ना, क्षेत्र में संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन होल्स की संख्या, तो सीधी सी बात है क्षेत्र कम हो जाएगा। लेकिन जब क्षेत्र से सब दूर भाग रहे हैं, क्षेत्र के समीप जो है वो विलुप्त तो हो रही है, अपने से लड़कट के मर जा रहे हैं ना, अपने से देखिए बढ़ जा रहे हैं, लड़कट रहे हैं, तो ये क्षेत्र खाली क्षेत्र हो जा रहा है। जितने लोग लड़ भिड़ के खत्म हो गए, ये तो क्षेत्र खाली हो गया, लेकिन जो बचे थे वो डर के मारे दूर भागने लगते हैं ना। यानी ये जो बैटरी के ऋण सिरे, यानी से यहाँ जो होल्स हैं, P क्षेत्र के होल्स है वो बैटरी के ऋण सिरे में, और N क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI में क्या होता है, सहायक होता है। दोनों की दिशाएं क्या होती है, एक होती है, जिस कारण से परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिस कारण से परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र बढ़ने का मतलब जो डिप्लीशन लेयर है, अवक्षय परत है, वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब ध्यान से देखिए हो क्या रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन और होल्स संधि की ओर तो चले थे, यहां पीएन संधि डायोड में इलेक्ट्रॉन और होल्स संधि के समीप चले थे, लेकिन यहां पे देखिए जो P क्षेत्र के होल्स हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो बैटरी के ऋण सिरे की तरफ चल रहे हैं, और N क्षेत्र के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन है, वो बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर रहे हैं ना। ओवरऑल आपको ये मिल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन पूरा इधर से उधर भ्रमण नहीं कर पा रहा, यहां से वहां तक तो चल रहा है, लेकिन यहां से अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं रही। ओवरऑल कह सकते हैं कि बहुत कम धारा प्रवाहित होती है ना। इसमें देखिए बहुसंख्यक आवेश वाहक तो अपना विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन जब इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या था कि जो बहुसंख्यक आवेश वाहक थे वो इस क्षेत्र से इधर निकल के इधर पूरा भ्रमण कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा, बहुसंख्यक आवेश यहाँ आके परस्पर विलुप्त हो रहे हैं बाहर बैटरी की तरफ। लेकिन भाई जब ये होल्स इधर जाएगा तो इसके जगह पे इलेक्ट्रॉन्स बचेगा कि नहीं बचेगा, और वो इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक किसकी तरफ चलने लगता है, संधि की ओर। और इसमें जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होल्स होता है वो भी P क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और N क्षेत्र के अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स किसकी ओर चलने लगते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं, जिस कारण पीएन संधि डायोड के उत्क्रम अभिनति में एक उत्क्रम धारा, एक सूक्ष्म उत्क्रम धारा, अल्पसंख्यक की संख्या कम होती है ना, क्योंकि जो माइनॉरिटी होते हैं, मेजॉरिटी की संख्या दोनों में ज्यादा होती है ना, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो विलुप्त होने में लगे हैं, अभी भाई विलुप्त होने में लगे हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं जो बचते हैं वही संधि की ओर गति करते हैं और एक दूसरे से परस्पर सहयोग करते हैं। इस प्रकार से जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में होती है तो एक सूक्ष्म उत्क्रम धारा परिपथ में
एक बहुत सूक्ष्म उत्क्रम धारा प्रवाहित होती है, अर्थात कह सकते हैं बहुत कम धारा प्रवाहित हो सकती है, या कह सकते हैं धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रकार से ओवरऑल क्या मिल रहा है कि जब पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनति में होती है तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब पीएन संधि डायोड किस क्रम में होती है, उत्क्रम अभिनति में होती है, तो डायोड से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर हुआ? अब हमारा अगला टॉपिक है रेक्टिफायर, दिष्टकारी ना, और आखिरी टॉपिक है रेक्टिफायर। हमारा कौन सा टॉपिक है? आखिरी टॉपिक है ना। आए बसन में हमने बताया था ना मात्र 1 घंटे लगेंगे, तो अभी अगर देखा जाए तो 15 से 20 मिनट हुए हैं अभी, ठीक ना, जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है 15 से 20 मिनट। इसके बाद आपका बाकी जो शेष बचा है, अब ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट आपके और लगने हैं तरंग दिष्टकारी अर्थात ये चैप्टर पूरा निपटने में। कोई दिक्कत है किसी को? चले तो अब देखिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है क्या? दिष्टकारी। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? दिष्टकारी ना। अब ये समझते हैं कि दिष्टकारी किसे कहते हैं ना। अब ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है? ये जो दिष्टकारी है, दोनों ही दिष्टकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक ना, जो दिष्टकारी का टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं। अब ये समझते हैं सबसे पहले कि दिष्टकारी क्या कहते हैं। रेक्टिफायर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। वह युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है, वह युक्ति जो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है दिष्टकारी कहलाती है। क्या कहलाती है? दिष्टकारी कहलाती है। आप लोग कॉपी पेंसिल लेके लिखते चलिएगा, और मजा आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। ठीक ना, चले, हमने क्या कहा? वह युक्ति जो एसी को किस में परिवर्तित करती है? डीसी में परिवर्तित करती है। क्या कहलाती है? दिष्टकारी कहलाती है। और इस युक्ति की संरचना और कार्यविधि, अब ये जो दिष्टकारी है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अर्ध तरंग दिष्टकारी, नंबर 2 पूर्ण तरंग दिष्टकारी ना। जो तरंग दिष्टकारी है या रेक्टिफायर है, दिष्टकारी है, वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अर्ध तरंग दिष्टकारी और नंबर 2 पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो चलिए देखते हैं कि अर्ध तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं और पूर्ण तरंग दिष्टकारी किसे कहते हैं। ठीक ना, चले तो अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ लेते हैं, और इसकी संरचना और कार्यविधि भी पढ़ते हैं। ठीक ना, चले तो पहले पढ़ते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, और इसका फिगर भी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें भाई किसका प्रयोग किया जाएगा? डायोड का। वही जो पीएन संधि डायोड पढ़े हो ना, अब इसमें उसी डायोड का क्या किया जाएगा? इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल किया जाएगा। आए बस में? चलिए तो अब देखते हैं कि दिष्टकारी में पीएन संधि डायोड का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए एक लोड रेजिस्टेंस RL बना दे रहे हैं। ठीक है, RL लोड रेजिस्टेंस, जिसको भार प्रतिरोध कहते हैं ना। और इसमें देखिए इसका संपर्क है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से इसका कांटेक्ट कर दिया जाता है ना। इनपुट AC